शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ रजनी, और इसे लिखा है मनु भंडारी जी ने। पाठ पर चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए पाठ पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लेखक परिचय की ओर। आज हम देखने वाले हैं मन्नू भंडारी जी के बारे में। उनकी रचनाओं की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर उद्धृत की गई है। यहाँ लिखा है, लोकप्रियता कभी रचना का मानक नहीं बन सकती। लोकप्रियता से हमारा अभिप्राय है लोगों का विशेष करके प्रचलित होना। तो लोगों का जो विशेष प्रचलित है, उनकी जो पॉपुलरिटी है, वह कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती। मतलब रचना का जो आधार है उसको मान नहीं सकते। असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्वबोध, अर्थात उस रचनाकार में अपने विषय को लेकर के जो दायित्व के प्रति ज्ञान है, उस ज्ञान को ही हम मानेंगे। उसके सरोकार, उसकी जीवन दृष्टि या उसमें देखने का जो दृष्टि प्राप्त है, नजरिया है, उसको हम मानेंगे। और ये पंक्तियाँ उनकी एक कहानी यह भी से ली गई है। मन्नू भंडारी जी के जीवन की बात करें तो जन्म सन 1931 भानुपुरा मध्य प्रदेश के अंतर्गत। प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ पर लिखी हुई है, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ। ये तो थे उनकी कहानी संग्रह। आइए उनके उपन्यास संग्रह की ओर भी चर्चा कर लेते हैं। आपका बंटी, महाभोज, स्वामी 1 इंच, मुस्कान, राजेंद्र यादव के साथ। यहाँ पर कुछ पटकथाएं भी लिखी गई है। पटकथाएं मतलब जो सिनेमा के लिए लिखी जाती है। रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण। आज हम रजनी नामक पाठ को देखने वाले हैं। सम्मान की बात कहें तो हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है। मन्नू भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था। नई कहानी का आंदोलन कहने पर किसी भी विषय को लेकर के जो परिवर्तन आता है उसको हम आंदोलन कह सकते हैं। नई कहानी आंदोलन छठा दशक में जो नया मोड़ आया, उसमें मन्नू भंडारी जी का विशेष योगदान रहा। अर्थात कहानी जगत में जो नया मोड़ लाया गया है तो उसमें मन्नू भंडारी जी का विशेष योगदान रहा है। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियां विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई हैं। यहाँ पर विसंगतियां कहने से, विसंगतियां से हमारा अभिप्राय है कि समाज में कुछ मानक निर्धारित होता है और इसी प्रतिकूल व अनुकूल जो अवस्था होती है, उस अवस्था को समाज में पालन न कर पाना विसंगतियां कही जाती है। उन्होंने आक्रोश, व्यंग और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है। मनुष्य के मन में जो आक्रोश होती है, जो व्यंग होती है या जो संवेदना होती है, उसको मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है। मतलब रचना का आधार बनाया है मनोवैज्ञानिक तरीके से। वह चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों न हो, किसी भी विधा की बात क्यों न हो, यहाँ आप मन्नू जी द्वारा लिखित एक पटकथा पढ़ने जा रहे हैं। पटकथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा, रजत पट, फिल्म का स्क्रीन कह सकते हैं, तो उसके लिए भी हो सकती है और टेलीविज़न के लिए भी। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे में फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितना कि पटकथा लेखन द्वारा, क्योंकि पटकथा
शूट होने के बाद धारावाहिक या फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती है। इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की ओर लेखकों का भी पर्याप्त रुझान हुआ है और पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भी पटकथाएं छपने लगी हैं। प्रस्तुत पाठ में रजनी धारावाहिक की एक कड़ी दी जा रही है। रजनी पिछली सदी के 9वें दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। मतलब ओपेरा कहने पर यहाँ संगीत नाटक युक्त जो रचना होती है, तो ये क्या कर रहे थे, दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे, दूरदर्शन को आगे ला रहे थे। बासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी, मतलब व्यवस्थित होती थी, और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। हर कड़ी में यह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्रस्तुत अंश भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। वास्तव में शिक्षा का जो औचित्य है वह नष्ट हो चुका है और शिक्षा व्यवसाय बनती जा रही है, परंतु उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता और इसमें स्वाभाविक रूप से उसकी ओर ध्यान खींचने का प्रयास किया गया है। आइए देख लेते हैं रचना। रजनी किस प्रकार की रचना है। मध्यवर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा, एक महिला रसोई में व्यस्त है। घंटी बजती है, बाई दरवाज़ा खोलती है। रजनी का फिर प्रवेश होता है। रजनी, लीलाबेन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या, इस प्रकार संबोधित करती है। लीलाबेन क्या कहती है, रसोई में से हाथ पोंछती हुई निकलती है। चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना। और इस समय जो लीलाबेन हैं उनके चेहरे पर खुशी का भाव दिखाई दे रहा है। रजनी, अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट क्लास आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी। सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं अभी से बता देती हूँ। इस प्रकार से रजनी कहती है। लीलाबेन जो है हंस करके कहती हैं कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी। मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है, केसरिया रसमलाई अमित को बहुत पसंद है ना। रजनी कहती है, देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी। बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। लीलाबेन कहती है, कैसी बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूं, मतलब तुम्हारे बात को समर्थन न करूं, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता, अर्थात तुमको नहीं खिला लेता। हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं, रजनी आंटी तो हीरो है उसकी। दोनों खिलखिलाकर हंसती हैं जब लीलाबेन इस प्रकार से कहती हैं। रजनी आगे कहती है, बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है। लीलाबेन कहती है, बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है। लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलती है। अमित का प्रवेश होता है। रोज की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला है। रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है और कहती है, कांग्रेचुलेशंस अमित। बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद हैं। अमित का चेहरा उतरा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट निकालकर माँ की ओर फेंकते हुए कहता है, लो लो देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ।
मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है। लीला उसे अपनी बाहों में भर कर कहने लगता है, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था। यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर, सब तो ठीक था। तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट ले सफाई वफाई के, पर 95 तो तेरे पक्के हैं। रजनी रिपोर्ट देखते हुए कहती है, पर मिले तो कुल 72 ही हैं। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगती है। इंग्लिश 86, हिस्ट्री 80, सिविक्स 88, हिंदी 82, ड्राइंग 90 और सबसे कम मैथ्स में ही। अमित गुस्से और दुख से कहने लगता है, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार बार कहते ही थे कि ट्यूशन कर लो, ट्यूशन कर लो, वरना फिर बाद में मत रोना। और ऐसा कह कर के अमित रोने लग जाता है। लीला बहन अपराधी की तरह सफाई देते हुए कहती है, तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी, सो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन। अब 2-2 विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे, अपनी आर्थिक मजबूरी की बात वह शब्दों से नहीं चेहरे से व्यक्त करती है, पर यह तो अंधेर ही हुआ कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लो। रजनी भौहों में एकाएक बल लाते हुए कहती है। वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है। रो मत, उसके आंसू पोंछते हुए फिर कहती है, अमित रोएगा नहीं, समझे? मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना बस। कुछ देर रुक करके फिर कहती है, तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था? अमित स्वीकृति में सिर हिलाता है। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताब से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे? अमित कहता है, नहीं, ज्यों के त्यों आकर दिए थे, हमको आते थे वो सारे सवाल। रजनी फिर पूछती है, मैथ्स के सर कौन हैं? अमित बताता है, मिस्टर पाठक। रजनी कहती है, कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? अमित फिर आगे की जानकारी देते हुए कहता है, 22 साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद से मतलब अंत से 15 हो गए थे। हाफ ईयरली अर्धवार्षिक के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया। मुझसे भी तभी से कह रहे थे। लीला कहती है, हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे, इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा है। रजनी फिर कहती है, उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो। अमित कहता है, हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका तो। अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा, हमेशा बस एक ही जवाब। फिर मम्मी की नकल उतारते हुए कहता है, मैथ्स में तो तू वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर? देख लिया, अब 6th पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई थी। अमित की आंखों से फिर आंसू टपक पड़ते हैं। रजनी डांटते हुए कहती है, फिर आंसू? जानता नहीं, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया। जिस विषय में तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो, उसमें क्यों लोगे ट्यूशन? ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं। अमित कहता है, आप जानती नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती। अगर सर कहें और बार बार कहें तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम हो ही जाते हैं। रजनी कहती है, पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं? अमित कहता है, हाँ, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। प्रमाण स्वरूप अपनी बात बता देता है। रजनी कहती है, यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं, सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी।
तो यह तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है, और तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़। अमित इस भाव से सिर हिलाता है मानो कितनी बेकार की बात कर रही हैं रजनी आंटी, अर्थात रजनी को समझ नहीं पाता। लीला 2 गिलासों में शिकंजी बनाकर लाती है, अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी गुड़कती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।